Today we are going to talk about something which is very interesting and groundbreaking. दुनिया में ऐसी चीज कभी नहीं हुई है जिसके बारे में हम ये ऐसी चीज के बारे में बात है जो सब कुछ एक्सप्लेन करने की ताकत रखता है। आज की मॉडर्न साइंस को एक्सप्लेन करने के लिए इसकी इसकी ये बेस लाइन है आज की मॉडर्न साइंस को आज सब कुछ समझने के लिए। और इस डिस्कशन में मैं और मेरे साथ मेरे फ्रेंड हैं, जो कुलीग हैं मेरे, रेहान सर और मैं, हम दोनों आज बात करेंगे आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, और साथ ही साथ व्हाट वाज हैपनिंग थ्रू आउट दीज इयर्स ऑफ साइंस डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें हो रही थी, एंड हाउ आइंस्टाइन रीच्ड विद ऑन दिस कंक्लूजन एंड हाउ इट चेंज्ड द वर्ल्ड्स पर्सपेक्टिव। पूरा का पूरा साइंस का पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हो गया है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सर एक बात बताइए, क्या हुआ क्या कि कल मैंने को एक आदमी से मैंने पूछा कहाँ मिलेगा। जब मैंने उससे पूछा कहाँ मिलेगा तो उसने मुझे बताया, एड्रेस दिया कि भाई तुम अपने घर से निकलना, बाहर आते ही 200 मीटर राइट जाना, फिर 1500 मीटर लेफ्ट जाना, फिर उसके बाद लेफ्ट जाना, फिर 500 मीटर, वहां मैं मिल जाऊंगा। उसने मुझे बताया एग्जैक्ट पोजीशन की कहाँ मिलेगा। मैं गया वहां पे, वो मिला ही नहीं। अच्छा, आप पूछे क्यों क्यों नहीं मिला भाई? क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैं रात के 3 बजे गया सर, और मैंने उससे बात पूछी थी। ये बात जो मैंने पूछी थी दोपहर की थी कि कहाँ मिलेगा, हाँ। और रात के 3 बजे मैं पहुंचा, वो वहां मिला नहीं। अच्छा, तो सर को स्पेस के बारे में तो आइडिया था कि वो कहाँ मिलेगा लोकेशन, बट समय का उनको आइडिया नहीं था। तो एक समय भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्चुअली सर, जैसे कि हम कोऑर्डिनेट्स कहते किसे हैं, हम कहते हैं कि एक्स वाई जी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें बताते हैं कि किसी भी चीज की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए। क्या इसका मतलब है कि क्या हमें सिर्फ एक्स वाई जी बता दिया जाए तो क्या हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे, उस चीज को मिल जाएंगे उस चीज से? ऐसा जरूरी है क्या? जरूरी तो नहीं, जरूरी नहीं है सर। एक्स वाई जेड में आप वहां पहुंच तो जाओगे, मगर वो चीज उस समय पर वहां होनी भी चाहिए। बिल्कुल। तो दैट इज द होल आइडिया। ऐसा नहीं था कि टाइम का फ्रेम, टाइम की बात जो थी ये आइंस्टाइन ने पहले बात की थी। स्पेस टाइम आप जो सुनते रहते हैं, स्पेस टाइम इज नॉट द थिंग विच इज गिवन बाय आइंस्टाइन। उससे पहले भी लोग बात करते थे, न्यूटन ने भी बात की। तो ऑब्वियसली टाइम का सेंस हमें पहले से था। टाइम इज अ कांस्टेंट थिंग विच इज ग्रोइंग। टाइम एक कांस्टेंट चीज है जो ग्रो कर रही है। तो हम पहले भी चीजों को 4 कोऑर्डिनेट से ही डिफाइन करते थे। किसी भी इवेंट को हम बताने के लिए 4 कोऑर्डिनेट बताते थे, इवेंट बताने के लिए 4 कोऑर्डिनेट बताते थे। लेकिन आइंस्टाइन से पहले ये कहा जाता था कि एक्स वाई जेड जो है ये एक तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और टी एक इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि ये इससे अलग है। यानी वो कहते थे कि किसी टाइम ऑफ इंस्टेंट पर अगर पूरे यूनिवर्स में बात की जाए तो पूरे यूनिवर्स की हर पोजीशन एक फिक्स्ड है, और जहां जो है ये पूरे यूनिवर्स में इस पर्टिकुलर टाइम पर ये हमारा प्रेजेंट कहलाता है, ये प्रेजेंट है। और अगले मूवमेंट पे जब टाइम एक्सिस में हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा नया चीज आएगी, ये फ्यूचर है, और जो इससे पहले हो चुका था वो हमारा पास्ट है। तो वो कहते थे कि एक्स वाई जी का जो फैब्रिक बिछा हुआ है वो हर इंस्टेंट पे बदल रहा है, लेकिन जिस तरह से बदल रहा है उसका आपस में कोई लिंक नहीं है। क्या बात आपको समझ में आई? उन्होंने कहा कि इस प्रेजेंट का मतलब है इस मूवमेंट ऑफ टाइम पर पूरा यूनिवर्स में कौन कहां है उसका टाइम से कोई लेना नहीं है। वो इस मूवमेंट पे ये है, यही प्रेजेंट। अगले मूवमेंट पे सब अलग अलग जगह पे फिर से सब कुछ हो गया होगा, सेटल हुआ होगा, तो वो फ्यूचर है। जो पिछले मूवमेंट पे था वो पास्ट है। वो कहना ये चाह रहे थे कि स्पेस में एक्स वाई जी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये एक अलग चीज है, टाइम एक अलग चीज है, दोनों में आपस में कोई लिंक नहीं है। आइंस्टाइन ने इस चीज को बेकार बात बता दी। उन्होंने कहा कि तुम एक बात बताओ कि तुमने कहा प्रेजेंट है, तो ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर देख कौन रहा है? पूरे यूनिवर्स की इस पिक्चर को देख कौन रहा है टी इक्वल टू टी नॉट पर? कौन बता रहा है कि ये टी इक्वल टू टी नॉट है और इस समय सब यहां यहां ऐसा है? हु इज दैट गाय? कौन बता सकता है कि इस समय पर सब यहां यहां है? आज अगर मैं थोड़ा बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बात करूं,
लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो आपको ही पता है कि अर्थ पर टाइमलाइंस अलग अलग है। यहां पर लेमन लैंग्वेज की बात करूं जो कि इससे मैच नहीं करती है, पर फिर भी इस बात को कहूं, हम ये बोले कि 9:30 बजे शनिवार को 5 सितंबर को शनिवार को 2023 में ये घटना घटी, पर अमेरिका इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ये इस दिन इस समय घटी। उसके हिसाब से वो घटी है 12 घंटे पहले, 60 घंटे पहले वो घटी है अलग टाइम पर। तो इसका मतलब है कि टाइम जो है समहाउ ये पर्सनल चीज है। टाइम एक पर्सनल चीज है, ये हमारे पास है। ये बेसिक आइडिया मैं आपको बता रहा हूं, ये फिलोसॉफिकली बात है जो कि अभी आपको लग रहा है ये बात तो नहीं सही है। प्रेजेंट होगा तो एक समय तो होगा, भले तुम उसको कोई भी टाइम बोलो, तुम्हें कुछ भी बोलो, लेकिन होगा तो एक प्रेजेंट टाइम। उसी मिथ को, उसी कहानी को रिवील करने के लिए हम आज की डिस्कशन के बारे में बात कर रहे हैं। एंड हम इस डिस्कशन में पूरा का पूरा बात करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग, कहां से कहानी स्टार्ट हुई और कहां से आगे चलती जा रही है, क्या क्या हुआ, उन सारी चीजों की बात करेंगे। अच्छा सर, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा डिस्क्लेमर स्टार्टिंग के अंदर। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये ऐसी चीजें कि आप इसके बारे में सालों साल पढ़ सकते हैं और फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि आप में पूरा जो ग्लास है ऊपर तक नॉलेज का भरा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये जो प्याला है, इसको आप 6 महीने का सेमेस्टर बना के भी पढ़ सकते हैं, और जो हम अब 1 घंटे में करने वाले हैं आपके सामने, हम समराइज करने की उसे कोशिश करेंगे कम से कम समय में, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको सार, आपको क्रक्स जो है, आपको बेसिकली सार आपको समझ में आ जाए। बिल्कुल। तो एक सिंपल सी बात हमें समझ में आई। अच्छा, टाइम जो स्पेंड होता है, जैसे टाइम का मतलब क्या है, कैसे आपको पता चला? देखिए एक और बात है, जो जो अगर मैं न्यूटोनियन की बात करूं, न्यूटोनियन की बात करूं, न्यूटोनियन लिख देता हूं, आलस क्यों कर रहा हूं, और एक और आइंस्टाइनियन की बात करूं, दोनों फिजिक्स में एक बेसिक अंतर है कि हम यहां पर किसी भी जगह पर एक पॉइंट डिफाइन करते थे स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसको एक्स वाई जेड कहते थे। यहां पर वो पॉइंट जैसी कोई चीज ही नहीं है, यहां पर हर चीज का नाम इवेंट है। हर चीज का नाम इवेंट है और इसके 4 कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड टी। ये बेसिक सबसे पहला जो पॉइंट है, पॉइंट की जगह यहां पर इवेंट हो गया। यहां पहले पॉइंट हुआ करता था, अब वहां पर इवेंट हुआ करता है। दिस इज द बेस, जो सबसे बेसिक चीज है। हम कहते हैं ना, पॉइंट पॉइंट मिलकर लाइन बनी है, लाइन लाइन मिलकर प्लेन बना है, तो प्लेन प्लेन मिलकर आपका 3D स्पेस बना है। जो पॉइंट सबसे बेसिक यूनिट थी हमारे स्पेस की, उसको इन्होंने कहा कि वो एक पॉइंट और टाइम दो अलग अलग नहीं है, इनके कॉम्बिनेशन को इन्होंने एक नया नाम दिया, इस चीज का नाम है इवेंट। तो इसलिए जब भी आप बात करते होंगे, कभी आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, तो हमेशा दे वर टॉकिंग अबाउट इवेंट्स की बात करते हैं। दे यूज द वर्ड इवेंट। इवेंट का मतलब है एक्स वाई जेड टी कोऑर्डिनेट, एक्स वाई जेड टी कोऑर्डिनेट। और इन्होंने ये कहा आइंस्टाइन ने कि ये एक्स वाई जेड टी आपस में इंटरमिंगल्ड है। ये आपस में इंटरमिंगल्ड है, ऐसा नहीं है कि एक्स वाई जेड अलग सिस्टम है और टी अलग सिस्टम है। एक्स वाई जेड टी है, आपके चारों सिस्टम आपस में इंटरमिंगल्ड है। और अगर आप मूव करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट और टी कोऑर्डिनेट, सारे कोऑर्डिनेट बदल जाते हैं। जैसे कि अगर इनके हिसाब से अगर आप ये ओरिजिन है तो इसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट इसका अलग है, पर अगर ये ओरिजिन है तो इसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट अलग है। इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर इस इवेंट का वैल्यू कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड टी है और आप अगर v1 वेलोसिटी चलने लगे, तो इसी इवेंट के कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम, टी प्राइम है। इट्स वेरी मच मैथमेटिकल एंड फिलोसॉफिकल. It's not something you can see around you, you can feel it. It's purely mathematical and philosophical thing, जिसके वजह से हम यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैथमेटिकल और फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। पता नहीं कितनी बातें आपके समझ में आ रही है कि मैं एक बात ऐसा करना चाहूंगा सर, जो बेसिक प्रॉब्लम है ना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने के लिए, वो ऐसा लगता है कि टाइम को जो है हम बहुत एक्सप्लोर नहीं करे थे इससे पहले। बिल्कुल। जैसे कि 3D स्पेस के अंदर आप आगे जा सकते हो, पीछे जा सकते हो, दाएं जा सकते हो, बाएं जा सकते हो, ऊपर जा सकते हो, नीचे जा सकते हो, बेसिकली प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस वाई माइनस वाई, प्लस जेड माइनस जेड। मगर टाइम जो है उसके अंदर आप आगे और पीछे नहीं जा सकते। तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो डेवलप ही नहीं हुआ टाइम को खेलने के अराउंड, कि भाई टाइम में भी क्या आगे और पीछे जाया जा सकता है। तो जब आइंस्टाइन ये बात लेकर आए, आधी दुनिया को, आधी क्या 99% दुनिया को ये बात ही समझ में नहीं आई कि ये कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। पता है? बिल्कुल। तो अब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे धीरे कहानियों पे आते हैं। हो सकता है कि बहुत ज्यादा
आपको ये ना मिलेगी बहुत कंक्लूसिव बात है, बिकॉज कंक्लूसिव बात जो मैं कहूंगा वो स्टेटमेंट्स होंगे, स्टेटमेंट्स ऐसे नहीं होंगे जिससे आप बहुत अच्छे से आसपास की चीजों से रिलेट कर पाए। हम कोशिश करेंगे करने की, लेकिन वो जो रिलेशन जितने भी बता रहे होंगे सब बहुत ट्रिवियल और कॉमन सेंस के रिलेशन है, वो असली बात नहीं है। मतलब आपको जब स्पेस टाइम के बेंडिंग के बारे में आपने कई सारे वीडियोस देखे हैं, वो उनके आपने देखा होगा कि एक फैब्रिक खींच के उसमें बॉल डाल के दिखाते हैं कि स्पेस देखो बॉल के कारण ये स्पेस टाइम ये जो कर्व है कर्व हो गया, उसके बाद ग्रेविटी में घूम रहा है। वो एक सिमुलेशन है, एक क्योंकि देखिए बात समझने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी एक नए स्वाद के बारे में पता चल, हो सकता है कि हमारे जीभ में जितनी चीजें हम खा रहे हैं वो स्वाद जो हमारे पास है, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, या मल्टीपल जो हमारे पास तरीके हैं बताने के, हमने एक चीज खाई, फॉर एग्जाम्पल एवोकाडो ही खाया। एवोकाडो ही खाया, वो टेस्टलेस लग रहा है हमें, पर उसका भी एक टेस्ट होगा जरूर, जो हम हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं उनके हिसाब से मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि ये टेस्टलेस है। ये टेस्टलेस है क्योंकि मेरे पास सही शब्द नहीं थे, सही तरीका नहीं था, सही फीलिंग नहीं थी। किसी भी चीज को हम फीलिंग के थ्रू ही समझने की कोशिश करते हैं, वो हमारे पास नहीं था। तो अब उसी तरह से आइंस्टाइन की जो बात है, हमारे आसपास होने वाली चीज की दिनचर्या पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स ऐसी थी जो हम आसपास चीजों को रिलेट कर पा रहे थे, जो हम देख रहे थे वही समझ रहे थे, वही बता रहे थे। इसलिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स ज्यादा अपील करती है बिकॉज इट इज लोकल। इनफैक्ट जितनी भी अपने मशीनरी डेवलप करी, 200 साल का जो डेवलप बिल्डिंग है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार करके रखा है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ने के लिए, वो सारा न्यूटोनियन फिजिक्स का ही दिया हुआ है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये इसी के बारे में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये फोटो जो दिखाया है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये टाइमलाइन में बीच में ये आदमी था कहीं पर, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस इतना बड़ा था कि इसको टाइमलाइन में ये पहले भी और टाइमलाइन के बाद भी इनका इंपैक्ट हमेशा रहेगा, बिकॉज इनका एग्जिस्टेंस जो है वो किसी एक पॉइंट की तरह नहीं था, ये इवेंट नहीं थी, ये एक्चुअली शाश्वत सत्य हो गए। आइंस्टाइन जैसे कि लाइट की स्पीड, इन्होंने कहा कि एक शाश्वत सत्य है जिसका मतलब वो कभी नहीं बदल सकती, वो सबके लिए सेम है। इस चीज को इन्होंने समझने की कोशिश की। तो इनके बारे में हम बात करने वाले हैं, रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। तो सबसे पहले हम समझाने की कोशिश करेंगे रिलेटिविटी है क्या, बहुत बेसिक टर्म है। सर प्लीज एक्सप्लेन। तो रिलेटिविटी तो इसमें क्या है कि देखो, जैसे हमने एक इलस्ट्रेशन लिया है कि आप बैठकर ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहे हैं और आप बाहर देखेंगे विंडो के, तो आपको दिखेगा कि पेड़ पीछे जा रहा है, मंदिर पीछे जा रहा है, खंबे पीछे जा रहे हैं। तो आपको एक सेकंड के लिए ऐसा आभास हो सकता है कि मैं तो रेस्ट पर हूं, क्योंकि मेरे सामने वाली बर्थ पे मेरा दोस्त बैठकर चाय पी रहा है, मैं भी चाय का मजा उठा रहा हूं, मगर ये सारी दुनिया पीछे जा रही है, पीछे जा रही है। एट द सेम टाइम अगर कोई स्टेशन के पास खड़ा हुआ है, कोई बाहर खड़ा हुआ है, वो देखेगा कि दो लोग जा रहे हैं चाय पीते हुए इस ट्रेन में बैठकर। तो इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम रिलेटिव चीजों की बात करते हैं। देयर इज नो एब्सोल्यूट मोशन एंड एब्सोल्यूट रेस्ट। ऐसा कहा जाता है कि आप जो है किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में होते हो या किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर होते हो। एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन जैसी कोई चीज नहीं यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती। देखिए, अगर जैसे कि आपको ये पता है कि एक जमाना था जब हमारे को कहा, हमारे जो भी लोगों ने अपना ज्ञान दिखाया, जिसे हमें लगता था कि जियो सेंट्रिक सिचुएशन को बात करते थे, यानी हम ये मानते थे कि अर्थ जो है वो रुका हुआ है और सन उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, या और भी प्लैनेट्स, स्टार जो भी हम देख रहे हैं वो सब उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और सन अर्थ रुकी हुई है, जिसे जियो सेंट्रिक सिस्टम कहा गया था। जब कोपरनिकस ने या बहुत सारे और लोगों ने कोशिश की और देखा कि, और जब स्पेस को वॉच किया, उसके उसके उसकी अलग अलग समय पे अलग अलग पोजीशंस को देखा, और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं भैया ये हीलियोसेंट्रिक सिचुएशन है, यानी कि अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। हमारी मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर ऐसा हो रहा है तभी हमें ऐसा दिखाई देगा, ऐसे पाथ दिखाई देंगे सन के, ऐसे पाथ दिखाई देंगे और प्लैनेट्स के। अगर सब सन की तरफ, अर्थ की तरफ चक्कर लगा रहे होते तो उनके पाथ अलग तरीके के दिखाई देते। जो हमें कुछ प्लैनेट्स के पाथ जिगजैग 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 दिखाई दिए, तो हमें लगा कि ये तो तभी हो सकता है, कि ये तभी पॉसिबल है मैथमेटिकली, जब सन रुका हो और अब मैं भी चक्कर लगा रहा हूं और ये प्लैनेट भी चक्कर लगा रहा हो, तब मुझे इसका पाथ ऐसा जिगजैग जिगजैग दिखाई देगा।
तो ये हमने कहा, और जैसा सर ने कहा कि बड़ा अजीब बात है कि हम कहते हैं कि कौन हम रुके हैं कि चल रहे हैं, क्या है ये बात हमारे समझ में आने लायक नहीं। आप किसी को सामान्य नॉर्मल आदमी को बताइए, या जैसे सर ने भी एग्जांपल दिया, ये कॉमन सेंस में भी हमारे आता है कि हम जब यहाँ ट्रेन में बैठे होते हैं तो हम यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि स्टेशन आ गया, हम ये बोलते हैं कि स्टेशन आ गया, ये स्टेशन निकल गया, स्टेशन आ गया, और जो स्टेशन पे खड़ा आदमी है वही उसी सेम इवेंट के लिए वो बात बोल रहा होता। सेम इवेंट हुई है, जो दो चीजों का XYZ T की बात की जाए वो सेम हुआ था, तो उस सेम इवेंट के लिए वो आदमी कह रहा है कि ट्रेन आ गई, ट्रेन चली गई, हम कह रहे हैं स्टेशन आ गया, स्टेशन चला गया। हम कहते हैं ना कि दिल्ली से 2 घंटे लगेंगे दिल्ली को आने में, जबकि आपको पता है कि दिल्ली जो है हजारों साल से वहीं बैठा हुआ है, हम एक्चुअली ट्रेवल कर रहे होते हैं ट्रेन में बैठकर, बट बोलने चालने की भाषा में वही आता है कि हम अपने आप को सेंटर मान के चलते हैं कि दिल्ली आ रहा है, 2 घंटे लगेंगे उसे आने में, ऐसा जो है। नहीं, एक और बात है सर, अब इसमें ये है कि इसमें सत्य क्या है। आपने कहा कि दिल्ली वहीं पर कई हजारों सालों से बैठा हुआ है, कौन बता रहा है ये वो बता रहा है जो ग्राउंड फ्रेम पे बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो यानी कि वो आदमी बता रहा, तो वो सच बोलेगा, इसकी भी तो कोई जैसा मैंने कहा कि हर चीज जो है किसी न किसी के रिस्पेक्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी बीच में सर ने मुझे टोका, मैं बताता हूँ इसके पीछे का जो सर जो बात उजागर करना चाहते हैं वो ये है कि हम एट द सेम टाइम रोटेट भी कर रहे हैं अपनी एक्सिस के अबाउट, बिल्कुल, और रिवॉल्व भी कर रहे हैं। तो दिल्ली भी एक्चुअली मूव कर रहा है, अगर आप चांद से बैठकर देखोगे तो आपको लगेगा कि दिल्ली भी मूव कर रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका मतलब, और चांद पे बैठ के देखो तब ऐसा हो रहा है, चांद अगर, और हमें चांद दिख रहा है, कहीं और बैठेंगे तो कुछ और दिखेगा। इसका मतलब है कि साला पता ही नहीं लगा सकता कोई कि रुका कौन है, चल कौन रहा है, ये तो तुम्हारा और मेरा सत्य है। इसीलिए कई बड़े बड़े फिलोसोफर, जिनको आइंस्टाइन जिनसे सबसे ज्यादा प्रभावित थे, जिनका नाम था डेविड ह्यूम, उनका कहना था कि दुनिया में ये जो रैशनलिज्म है ना, कि ये होता है, ये होता है, इससे घटिया बात कुछ हो ही नहीं सकती। सबके सत्य, सबकी बातें, सबका पर्सनालिटी, सब कुछ लोकल है। जो तुम आसपास फील कर रहे हो वही तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारी सच्चाई है। ज्यादा ज्ञानी ना बनो कि क्यों क्या हो रहा है, तुम कभी उसको पा नहीं सकते कि परम सत्य क्या है। तो फिलोसफिकली भी वो, जैसे जैसे आइंस्टाइन जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित थे, वो ह्यूम्स की बात की जाए तो ह्यूम्स ने भी ऐसा ही कहा, और ह्यूम ने कहा कि ये टाइम भी जो तुम्हारा है, तुम्हारे हिसाब से टाइम अलग है, किसी और के हिसाब से टाइम अलग है। ये बहुत फिलोसोफर ने बहुत क्रांतिकारी बात कही थी, जिसका हम चर्चा आगे भी करेंगे, जो कि न्यूटोनियन फिजिक्स से एकदम अलग थी। न्यूटन फिजिक्स कहती थी कि टाइम एक अलग चीज है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है, XYZ का चेंज होना इस तरह से हम दिखाते हैं, वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है। और उन्होंने कहा नहीं भैया, टाइम भी सबका इसी में घुसा हुआ है, टाइम अलग ना मानो। अगर आपने अपनी वेलोसिटी बदली, आपके लिए अर्थ पर टाइम की परिभाषा 1 सेकंड की परिभाषा अलग है, और आप के लिए जुपिटर पर 1 सेकंड की परिभाषा अलग है। और आपके लिए मैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूं सर। अब एक पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल का नाम है म्यूऑन। बिल्कुल। म्यूऑन जो पार्टिकल होता है, इट हैज अ चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, इट्स मास इज वेरी लार्ज, इसका मास बहुत लार्ज होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन म्यूऑन एक चार्ज, ये म्यूऑन है, ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और जिसका हाफ लाइफ जो होता है वो लगभग 2 माइक्रोसेकंड के बराबर होता है। हाफ लाइफ इसका 2 माइक्रोसेकंड के बराबर होता है, मतलब 2 माइक्रोसेकंड में वो खत्म हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और मतलब 6 से 8 10 माइक्रोसेकंड रखो तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। कोई भी फिजिक्स अमाउंट लोगे तो उसका बहुत छोटा सा हिस्सा बच जाएगा, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट थे, आई एम नॉट, ई से नाम था उनका, नाम भूल रहा हूं, पर उन्होंने कॉस्मिक जो रेज आ रही थी, उनको जब उन्होंने अर्थ पर देखा कि फार गैलेक्सीज से या दूर से जो कॉस्मिक रेज आ रही हैं, उसमें उन्होंने म्यूऑन को पाया, उनका म्यूऑन उसमें मिला उनको। बिल्कुल। अब लोगों ने कहा कि अगर म्यूऑन का हाफ लाइफ 2 माइक्रोसेकंड है, तो इतनी दूर से जब वो आ रहा है, इतनी दूर से जो आ रहा है, तो उसको तो खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने जब एक्सपेरिमेंट में देखा, तो वो एक्सपेरिमेंट में हम जब देख रहे थे तो वो 2 माइक्रोसेकंड में खत्म हो जाता, वह 4 माइक्रोसेकंड 8 माइक्रोसेकंड एकदम खत्म ही है वो, एकदम पूरी तरह से। पर ये इतनी दूर से आ रहा है तो क्यों नहीं खत्म हो रहा है? तो हमने कहा मान लो इतना अमाउंट बना होगा,
हमने एक लार्ज अमाउंट की भी कल्पना की। बनता कैसे म्यून? म्यून का मैं बता देता हूं। वैसे म्यून एक पार्टिकल, म्यून बनता है प्रोटॉन से। प्रोटॉन से बनते हैं, प्रोटॉन जब कोलाइड करते हैं प्रोटॉन पार्टिकल्स, तो उनसे पायोन्स बनते हैं। पायोन से अभी जो होते हैं, थोड़ा कठिन टर्म है पर अब ये सब हमें क्या फर्क पड़ रहा है, पर नाम मान लो पायोन है, क्या फर्क पड़ रहा है उसका, चिंटू मान लो नाम, क्या फर्क पड़ रहा है। ये भी, ये क्या करते हैं, पायोन जो है म्यून से में कन्वर्ट होते हैं, और म्यून जो है वो बाद में फिर वो जो है वो खत्म हो जाते हैं, वो आपके नए पार्टिकल्स दे देते हैं, तो म्यून्स इलेक्ट्रॉन्स में एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है, तो म्यून्स जो है वो बदल जाता है, तो पायोन से बनता है। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हुआ, तो उसका पता ही, उसके बारे में आइंस्टाइन की ये बात जो उन्होंने सोची, कि आइंस्टाइन ने कहा कि चलते हो जब तुम, तो तुम्हारे टाइम स्लो हो जाता है। म्यून से पूछा गया, उसने कहा इतना टाइम तो लगा ही नहीं। म्यून ने को, म्यून लगभग जो चल रहा होता है सर, वो लगभग कंपैरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा होता है, तो उसके लिए टाइम मूव ही नहीं कर रहा, उसके लिए टाइम बीता ही नहीं। आपने कहा कि 2 मिली सेकेंड में खत्म हो जाए, उसने कहा 2 मिली सेकेंड होने तो दो भैया, 2 मिली सेकेंड अभी हुए कहाँ है, 2 माइक्रो सेकेंड हुए कहाँ है अभी, क्योंकि वो इतनी तेज भाग रहा था कि उसके लिए टाइम जो है स्लो चलने लगा। हाँ, तो उस कारण वो जिंदा रहा यहाँ तक पहुंचने तक। और ये हमारी जो है जो हम गामा रे टेलीस्कोप्स बनाते हैं उसके अंदर ये स्टडी काम आती है, और हम इससे पता कर पाते हैं कि बहुत सारी गैलेक्सीज कितनी दूर है एक्चुअली और कितनी पास है हमसे। वो काफी इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक बात और है सर, हाँ, मुझे हमेशा से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ज्यादा इंटरेस्टिंग उसकी एप्लीकेशंस लगती है, और लोगों को भी यही दिक्कत है कि ब्लैक होल, डार्क एनर्जी, ये इन पे बात करने में काफी मजा आता है। बेसिक बात जो है बहुत सारे लोग स्किप कर जाते हैं। तो आज हम यही चीजें डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको रिलेटिविटी समझ में आई होगी। पहले तो हमने जो क्लासिकल रिलेटिविटी का फंडा आपको समझाया कि एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई चीज नहीं है, पर न्यूटन जैसे जमाने में इन्होंने स्पेस और टाइम और ग्रेविटी में इन्होंने कहा कि स्पेस जो है, ये जो स्पेस है, ये जो टाइम है, ये जो ग्रेविटी है, उन्होंने कहा टाइम जो है, न्यूटन ने कहा पहले, टाइम जो है वो नॉन रिलेटिव है। नॉन रिलेटिव है मतलब टाइम टाइम है यार। अभी अगर टाइम तुम्हारे लिए आधे घंटे हुए तो कहीं पर भी आधे घंटे हुए होंगे, हर आदमी के लिए आधे घंटे हुए होंगे, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी है, ये जो है ये नॉन रिलेटिविस्टिक है, मतलब तुम तेज चलो तुम धीरे चलो, साला ग्रेविटी का फोर्स, सवाल जेई के वैसे लगेंगे। सवाल जेई के फिजिक्स में इनके फिक्स्ड नेचर के कारण ही सॉल्व कर पाओगे। तो ज्यादा आइंस्टाइन की थ्योरी समझ ली तो आपसे ये सब सवाल नहीं हो पाएंगे, ये सब सवाल नहीं हो पाएंगे। जैसे स्पेस, उन्होंने कहा कि इस जगह से, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, उन्होंने कहा था कि दीवार के इस कोने से हमारे सामने जो दीवार है उस कोने के बीच की जो दूरी है, ये इन्होंने यहां क्या लिखा हुआ, इट चैलेंजेस अवर इंट्यूशन, जो रिलेटिविटी की थ्योरी है, रिलेटिविटी की थ्योरी है, क्लासिकल रिलेटिविटी की नहीं, जो रिलेटिविटी की थ्योरी है वो यहां पर हमारे लिए कंफ्यूजन इन 3 चीजों में कर रही है, क्योंकि ये 3 चीजें न्यूटन के जमाने में फिक्स्ड मानी जाती थी। मतलब उनका कहने का मतलब है तुम साला कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ भी कर दो, तुम मेरे और दीवार के बीच का गैप जो है वो तो उतना ही रहेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम के भाड़ में तुम्हारे मेरे देखने, तुम्हारे चलने, तुम्हारे ना चलने से इस बात का फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे मेरे चलने से ना चलने से इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि ये दूरी फिक्स्ड है। टाइम, उन्होंने कहा कि तुम चलो मरो जियो खड़ो एक्सेलरेट करो ना करो क्या करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम जितना बीतना है उतना ही लगेगा। उसने कहा कि अगर एक कॉइन जो है वो छत से गिरी और वो जमीन पे गिरी, आप एलिवेटर के ऊपर जा रहा था, उसका एक बोल्ट गिरा और उसका बोल्ट गिरकर जमीन पर गिरा, उसका बोल्ट जब जमीन पे गिरा है, तो ये हमारे आज तक की न्यूटोनियन फिजिक्स, जो जेई का सिलेबस भी है बाय द वे, आईटी जेई और नीट और क्लास 12 तक का सिलेबस भी है, उस सिलेबस के हिसाब से अगर बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि यहां से यहां गिरने का जो समय है वो तुम लिफ्ट में बैठ कर देखो, तुम जमीन पर बैठ कर देखो, तुम आसमान में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, ये उतना ही होगा। सिमिलरली अगली चीज थी न्यूटन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ग्रेविटी। मेरे ऊपर अर्थ जो फोर्स लगा रही है वो mg है, वो फंडामेंटली mg का जो फोर्स है, ग्रेविटेशन का फोर्स, वो
तुमने कहा कि सर मैं एक्सिलरेट कर जाऊं, तो मैंने कहा mg तो mg है। आपने कहा कि सर मैं आपको देखूं और आप यहां पर और मैं स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा हूं, तो आइंस्टाइन तो नहीं पर न्यूटन के हिसाब से वो कहेंगे कि ग्रेविटी का फोर्स अभी भी ग्रेविटी है। ये तीन चीजें हमें परम सत्य लगा करती थी, ये हमें लगता था ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट नहीं है। वेलोसिटी को हमें ऑब्जर्वर डिपेंडेंट कहते थे, फीलिंग ऑफ रेस्ट को ऑब्जर्वर डिपेंडेंट कहते थे, फीलिंग ऑफ वेलोसिटी को, फीलिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी को, ये सब ऑब्जर्वर, डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट कहते थे। पर जो स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम है, फिक्स्ड फैब्रिक हमने बना रखा था, जो मन में बना रखा था एक्स वाई जेड, तो वो फिक्स्ड फैब्रिक्स के जो फिक्स्ड पॉइंट्स थे एक्स वाई जेड, x1 y1 z1 और x2 y2 z2, इनके बीच का गैप कभी भी किसी के सोचने चलने डलने से नहीं बदलता था। क्या आपको ये बात समझ में आई आपको कि ये कभी नहीं बदलता था? तो ये तो था न्यूटन का चश्मा, हाँ, जिसको चैलेंज किया आइंस्टाइन के चश्मे ने। जब वो चश्मा लगा के हमने देखा, तो जब आप स्पीड्स क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट से जब चलने लगते हो, तो यहां पर से दिक्कत पैदा हो जाती है। स्पेस टाइम और ग्रेविटी का जो हमारा इंट्यूशन है, जो हम जैसे उसको परसीव करते हैं, वो बदलने लगता है और वो हमारे दिमाग में फिट नहीं होता। तो आइंस्टाइन ने जो थ्योरी दी सर, क्या क्या उसने एक्सप्लेन किया, स्टार्टिंग से बात स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स कॉन्ट्रीब्यूशन से, जो सर ने अभी इतनी सारी बताई, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, यूनिफाइड अर्थली एंड सेलेस्टियल मोशंस। उस टाइम पे ये हुआ कि सबको ये पता है सर स्टोरी, कि न्यूटन जो है बाग में बैठा हुआ था, उसके सर पे एक सेब गिरा और उसने ग्रेविटेशन, वायला ग्रेविटेशन उसने जो है बता दी, डिस्कवरी कर ली। पर ऐसा नहीं था, उसके बीच में बहुत सारी स्टेजेस थी। न्यूटन के सर पर जब सेब गिरा, तो पहला थॉट उसके दिमाग में ये आया कि अगर सेब नीचे गिर रहा है, व्हाई नॉट मून इज फॉलिंग डाउन टू अर्थ, या फिर जो हमें दिखती हैं सेलेस्टियल बॉडीज, वो क्यों नहीं गिर रही है, सिर्फ ये सेब में ही क्या खराबी है ऐसी। फिर उसने ढूंढना चालू किया। उसने अपनी 22 साल की उम्र में उसने एक टेलीस्कोप बनाई खुद से, और फिर उसने जो है ट्रैक करना चालू किया जितने भी मोशन थे मून के, स्टार्स के। और फिर उसने जब ऑर्बिट्स ड्रॉ किए कि ये इनकी ट्रेजेक्टरी क्या है, तो उसको इलेप्टिकल ऑर्बिट्स मिले। फिर जब वो सर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखने गया, तो उसने ऐसे पन्ना ऐसे ऐसे कुचड़ मुचड़ करके फेंक दिया। उसको लगा कि यार मैथ इतनी मैच्योर नहीं है, तो पहले उसने काफी साल लगा के कैलकुलस लिखी, प्रिंकिपिया नाम की किताब लिखी उसने अपने एक दोस्त के साथ पास जाकर। देन उसको वो लिख पाया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बिकॉज इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, और उसको इलस्ट्रेट करने के लिए कैलकुलस चाहिए थी, जो कि वहां पर मैथमेटिक्स में अवेलेबल नहीं थी। तो आप सोचो, किसी को अपनी बात कहने के लिए एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स बनाना, एक ब्रांच ऑफ मैथ्स बनानी पड़ी, इजाद करनी पड़ी। तो कितने बड़े लेवल की ये बात थी, बताएं सर। हाँ, तो जो देखिए, जैसे पहले एक जो समता कह रही, समता कौन सी बात इजी लैंग्वेज में बोल दूं बेटा, आप बताइए, मैं उसको दोबारा से बोल देता हूँ, जो आपको लगा हो कि शायद मुश्किल है। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि साधारण भाषा ही इस्तेमाल करें, लेकिन आपको कौन सी बात समझ में नहीं आई? देखिए, स्पीड ऑफ लाइट का आपने पूछा, एक सवाल है कि स्पीड ऑफ लाइट का पता हमें कैसे चला। तो स्पीड ऑफ लाइट का पता हम मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही हमने किया था। मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अल्टीमेटली इस लाइट के किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होने और लाइट के किसी एक पॉइंट तक पहुंचने के बीच के समय को मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स हुए, और समय को नाप कर, चाहे वो मल्टीपल मिरर रिफ्लेक्शंस के थ्रू किया गया हो, या फिर ऐसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की कि टावर कहीं पर, एक टावर पर रिसीवर और एक टावर पे एक आदमी को भेजा, बहुत ऊंची टावर पे, उस पर टॉर्च लेके चलाएगा, और यहाँ पे जो रिसीव किया टाइम, जब हमें लाइट मिली, उस टाइम को यहाँ पे इंटरेक्ट किया किसी सरफेस के साथ। तो उन समयों का कल अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रिकॉशियस तरीके से हमने कैलकुलेशन किया। उन कैलकुलेशन के बेसिस पर हमने स्पीड ऑफ लाइट का पता लगाया। पर स्पीड ऑफ लाइट का जो आपने कहा कि ये स्पीड ऑफ लाइट का पता लगाया हमने, स्पीड ऑफ लाइट जो है ये हम अलग अलग समय पे अलग क्लोज होते जा रहे थे, कि कभी कोई कहता है इसके पास है, कोई कहता है इसके पास है। हम आज जिस नंबर पे पहुंच रहे हैं, वो नंबर जो है वो मैथमेटिकली भी हमने डिड्यूस किया है, जिसे हम मैक्सवेल की इक्वेशन से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मैक्सवेल ने कैसे उस नंबर पे अचीव किया था। पर हाँ, एक्सपेरिमेंटली हम उसके काफी क्लोज पहुंच चुके थे। तो सर गड़बड़ क्या हुई, न्यूटन ने ग्रेविटी को पूरी अच्छी तरीके से एप्लीकेबल बना दिया, Gm1m2/r² हमें देकर, जिससे कि जो है बहुत सारी चीजें हमारी सॉल्व हो गई। कई मिस्ट्रियां थी, एस्ट्रॉइड्स और जो उल्का पिंड गिरते थे उनके बारे में लोगों को लगता था ये तो भगवान कराते हैं। उसने ये सब जो है खारिज किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी
स्पेस के अंदर अर्थ है और पूरा प्लेनेटरी सिस्टम है, बाकी सारी चीजें प्रूव करी, बट एक बात जहां वो फंस गए, द क्वेश्चन लेफ्ट अनआंसर्ड वाज व्हाट इज ग्रेविटी सोर्स, ये पैदा कैसे होती है। इसका जवाब न्यूटन भी नहीं दे पाए कि इसको एक्चुअली में पैदा कौन कर रहा है। नहीं, इसमें से मैं एक बार बीच पे इसमें आऊंगा कि इसने बोला कि मुझे रिलेटिविटी को थोड़ा सा और आसान तरीके से, रिलेटिविटी ने कैसे चेंज किया चीज को। देखो है तो मुश्किल बात, पर मैं समझाने की कोशिश करता हूं दूसरे दूसरे एग्जाम्पल से। वो रियल एग्जाम्पल नहीं है, पर इस चीज को मतलब इट इज नॉट डायरेक्टली सेइंग रिलेटिविटी, पर रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन वाली रिलेटिविटी है उसका कहने का मतलब है कि समय का जो, जैसे एक सेकंड का फील है आपको, जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूं, मक्खी है, मक्खी जो है, मक्खी है, मक्खियों की जिंदगी आप समझिए कि मक्खियों का एक यूनिवर्स है। जैसे हम ह्यूमंस है, वैसे मक्खियों का एक अपना अपना एक सोसाइटी है। दे टॉक अबाउट, दे लिव देयर लाइफ नॉर्मली, दे डू एवरीथिंग, रोज का काम करते हैं, भैया खून चूस के आते हैं, किसी का कुछ कुछ काम करते हैं, उनका दोनों का काम है, मम्मी बच्चों को अंडे खाना खिला रही है, दूध पिला रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनका सब सिस्टम चल रहा है, उनके हिसाब से टाइम बहुत तेजी से आराम से जैसे बीत रहा है, और वो अपनी लाइफ स्पैन में सब कुछ कर रहे हैं, लाइफ स्पैन में कुछ कर रहा है। हमारे हाथ पे मक्खी आई, हमारे हाथ पे मक्खी आई और हमने उसको ऐसे मारने की कोशिश की और मक्खी उड़ गई। हमने कहा मक्खी बहुत तेज है, पर मक्खी की जिंदगी जो चल रही थी, मक्खियों का जो लाइफ स्पैन उधर चल रहा था, उनके हिसाब से वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। उनका टाइम अलग थी, उनकी टाइम की परिभाषा जो थी उसके हिसाब से तो वो अभी हाँ बहुत समय, उनके हिसाब से ऐसा लगा होगा कि ये पतहार जो यहां से आया है ये 1.5 दिन में आया है, 1.5 दिन में आया है। तो उनको पता कि 1.5 दिन में आ रहा है, हाथ आएगा टकराएगा, 1.5 दिन है हमारे पास, चलो अपना काम कर लेते हैं, सुबह सुबह देखेंगे सुबह हाथ गिरने वाला है मेरे ऊपर। तो उनके लिए टाइम का जो यूनिट था, टाइम का जो फीलिंग था वो अलग था। उनको लगता जल्दी, उनके इनके हिसाब से हमारे लिए जो 1 सेकेंड हुआ है उनके लिए वो 3 दिन थे, उनके लिए वो 3 दिन थे। तो वही सेम बात म्यूऑन के साथ हुई थी कि हमें लगा कि 2 मिली सेकेंड बीत गए, 2 मिली सेकेंड, 2 माइक्रो सेकेंड यू बीत गए, 2 माइक्रो सेकेंड यू बीत गए। पर उसने कहा अरे 2 माइक्रो सेकेंड क्या बोल रहे हो यार, 2 माइक्रो सेकेंड होने में तो अभी 200 साल लगेंगे, मतलब बहुत समय लगेगा, हमारे शब्द नहीं है ना, मैं 200 साल बोल रहा हूं, क्योंकि वो उतनी दूर से यहां हमारे पास आ रहा है म्यूऑन पार्टिकल, और उसके 2 माइक्रो सेकेंड नहीं बीत रहे। जैसे पुराने जमाने में कहा जाता था कि एक कहानियां सुनता था मैं बचपन में कि एक मछुआरा था, एक मछुआरा था, वो समुद्र में किसी घुस गया, गिर गया और मरने वाला था, तो नीचे चला गया, वो परिलोक में चला गया, नीचे उन परियों के देश में चला गया। पर लोगों को ऐसा नहीं कि पहले ये थॉट प्रोसेस नहीं थी, कहानियां कितनी सुंदर बनाई हुई है, टाइम का डिफरेंट होना भी लोगों ने पहले सोचा हुआ था। ये नहीं थी कि पहली बात आइंस्टाइन नहीं सोचा था, पर मैथमेटिकली उस चीज को इंटरमिंगल्ड किया वो आइंस्टाइन ने किया, पर साधारण भाषा में लोगों ने पहले ये बातें की हुई है, या फिर फिलोसफर ह्यूम्स ने भी ऐसी ही बातें की। उसने क्या कहा, कहानी का सार, कहानी में क्या हुआ, वो बंदा वहां जाता है, वो बंदा वहां जाता है, अंदर अंदर जब परियों के लोक में पहुंच जाता है, जल परियों के लोक में पहुंच जाता है, वहां जल परियों के साथ वो जल परियां उसको स्वागत करती है कि अरे आप बहुत बढ़िया इंसान है, कई बार हम लोगों को आपने छोड़ा है, आप अच्छे इंसान है। वो अच्छा इंसान था, वो मछलियों को मारने से सोचता था कि किनको मैं मारूं, इस चक्कर में वो गरीबी में पल रहा था, क्योंकि मछलियों को मारूंगा तो मेरा, इनका जीवन भी तो है, इनको क्यों खराब करूं। तो जब वो गिरा तो मछलियां उनको लेके गई और उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया आदमी हो यार, तुमसे बढ़िया आदमी कोई नहीं देखा, बाकी सब आते हैं हम सबको मारते, तुम हमेशा मारते नहीं, खुद भूखे मर रहे हो हमें पता है, तुम लेकिन तुम्हारे पास तुम्हें कुछ काम भी नहीं आता और मछली तुम मार नहीं रहे हो, तुम्हारा जीवन बहुत बुरी तरह से बीत रहा होगा। तो उन्होंने रात भर उसको रखा, पार्टी वार्टी कराई, और रात भर रखने के बाद उसको कुछ सोना जवाहरात हीरे वीरे उसको दिए और कहा कि अब तुम जाओ, और उसको वापस ऊपर भेज दिया और वो घर पहुंचा। जब वो घर पहुंचा तो वो घर पहुंच रहा है तो वहां पर शहर बस चुका था, वहां शहर था, और वहां पर वो अपने घर की तलाश में जब वहां पहुंचा तो उसके वहां पर जब पहुंच रहा है, 1 दिन बिता के आया था, तो वहां जब पहुंच रहा है तो वहां पर उसने पूछा कि बड़े भाई ये मेरा घर था यहाँ पर। उसने कहा तुम्हारा घर था, यहाँ तो नथुलाल जी रहते हैं, बहुत समय से सेठ है बहुत बड़े नथुलाल जी। उसने नथुलाल जी से मिला और कहा कि नथुलाल जी तो घर मेरा था, आपने कब्जा कैसे कर लिया हमारे घर पे। उसने कहा कैसी बात कर रहे हो, मेरे दादा के जमाने का घर है ये, हम लोग दादा के जमाने से। क्या नाम है तुम्हारे दादा का? उसने कहा मेरे दादा का नाम था हरिलाल। उसने कहा मैं ही तो हूँ हरिलाल। तो ये जब बचपन में मैंने इस तरह की कहानी सुनी तो मेरा भी दिमाग चौंका रहता था कि टाइम क्या खतरनाक चीज है। कई बार कहते थे मेरे दादाजी ऐसे किताबें पढ़ के कि ब्रह्मा जी का 1 दिन
हमारे लिए 7 मतलब ऐसे ऐसी कहानियां, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली टर्म, हो सकता कोई कोई ऑफेंड हो जाए कि भैया ये आपने गलत टर्म गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो लेकिन वो कहते तो ब्रह्मा जी का एक दिन तुम्हारे 4 युग निपट जाएंगे, तुम्हारे 4 युग निपट जाएंगे, तुम्हारे अर्थ पर 4 युग निपट गए, ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया। तो यही रिलेटिविटी की थ्योरी आइंस्टाइन ने कही थी कि टाइम इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। टाइम अलग अलग आदमियों के लिए अलग अलग तरीके से चल रहा है। मतलब परी लोग का जो एक दिन था वो यहाँ पे कई साल हो गए, कई 50 साल के बराबर था। तो ये टाइम सबके लिए अलग अलग है, टाइम सबका अलग अलग है। जो ट्विन पैराडॉक्स आपने शायद सुना होगा, ट्विन पैराडॉक्स आपने सुना होगा। ट्विन पैराडॉक्स में क्या कि एक एक सैम है, वो उसका दोनों उसका भाई जो है, जो भी उसका नाम था, वो एस्ट्रोनॉट था, हैरी मान लेते हैं। सैम और हैरी थे, हैरी एस्ट्रोनॉट था, सैम नॉर्मल आदमी था। हैरी एस्ट्रोनॉट से एक स्पेस क्राफ्ट से ऊपर गया, 0.5 सी की स्पीड से गया और वापस लौट के आया काफी दिन, 8 साल बाद जब वापस आया, उसके हिसाब से 8 साल, तो उसका भाई जो था, ये तो 8 साल बाद वापस आ रहा था, उसका भाई जो था यहाँ पर बैठा हुआ, जो उसका भाई था वो 50 साल बूढ़ा हो चुका था और वो सिर्फ 8 साल बूढ़ा हुआ था, क्योंकि उसके लिए टाइम स्लो चला था। ये कोई एक्सपेरिमेंटली हम नहीं देख सकते, पर उनका कहने का मतलब है कि टाइम एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। उसका बेसिक आइडिया क्या है, तो हम थोड़ा सा स्किप मार के सर एक बार टाइम का बेसिक जल्दी करते हैं क्योंकि सर बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, तो मैं एक टाइम का बेसिक आइडिया क्या, कोई भी चीज आप टाइम कैसे भी, कोई भी इवेंट आप कैसे देखते हैं, बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करो। कोई भी इवेंट आप कैसे देखते हैं, तो कोई भी इवेंट आप देखते हैं कि जब वो इवेंट हुई, तो वो जैसे ये इवेंट हो रही है, यहाँ पे इवेंट हुई, आपको कैसे पता चला कि ये इवेंट हुई है? तो एक लाइट का सोर्स था, मैं बहुत नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, ये से टकराया और आपकी आंखों में गया, तो आपको ये पॉइंट जो है यहाँ पर इस मूवमेंट पे XYZ T पर आपको ये पॉइंट यहाँ पे दिखाई दिया, XYZ T पर आपको ये पॉइंट यहाँ पे दिखाई दिया, ठीक है। XYZ T पर आपको ये पॉइंट यहाँ पे दिखाई दिया, तो ये यहाँ XYZ T पर तो हाँ टी बना दिया था, तो ये पॉइंट आपको दिखाई दिया। अब मान लिया कि ये ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन ये आगे की तरफ बढ़ रही है, ये इंफॉर्मेशन आगे की तरफ बढ़ रही है। अब मान लो जब ये इंफॉर्मेशन तरफ बढ़ रही है, मैं एक मोटरसाइकिल लेकर जिसकी स्पीड जो है वो सी के स्पीड के बराबर है, फॉर एग्जाम्पल सी की स्पीड के बराबर है, मैं इसको दौड़ता हुआ यहां पर इसके आगे पहुंचा और यहां पर आके इसको फिर से कवर किया, तो मुझे क्या दिखाई देगा? मुझे दिखाई देगा फिर से ये फोटोन मेरी आंखों से टकराया। जब ये फोटोन मेरी आंखों से टकरा रहा होगा, तो मुझे क्या दिखाई देगा कि ये अब हुआ है, जो कि हो सकता है कि 30 साल बाद हुआ हो, तो मेरे लिए जो इवेंट आपके लिए T=0 पे हुई थी, मेरे लिए वो इवेंट T=30 ईयर्स पे हो रही है आपके हिसाब से, और मेरे हिसाब से वो भी T=0 पे ही हो रही है। अजीब बात लगेगी, तो मेरे हिसाब से 0 साल ही बीते मैं जब चला, और आपके हिसाब से 30 साल बीत गए। आपने कहा 30 साल में पहुंचा होगा भैया वहां पे। तो यही बात आइंस्टाइन ने कही थी कि टाइम रिलेटिव है। जैसे ही मैं बहुत तेज 0.9 की स्पीड से चलने लगा इसके पीछे, तो मेरे लिए समय रुक गया। मेरे लिए इवेंट जब हुई है, वो भी इवेंट वही हुई है, इसी समय पर, उसी समय पर हुई है कि ये इवेंट हो रही है, तो 5 सेकंड बाद हुई है, मुझे ऐसा लगा। और जितना डिले मैंने किया हो इससे, जितने यहां पर लाइट पहुंची होगी, उसके बाद मैंने चलना स्टार्ट किया, तो इतने गैप के हिसाब से मेरे हिसाब से जो इवेंट हुई होगी, मेरे हिसाब से वो इवेंट हुई है T=1 आवर पे, और आपके हिसाब से वो इवेंट हुई है T=30 ईयर्स पे। तो आप कहोगे 30 साल बीत गए, और मैं कहूंगा अभी 1 घंटा बीता है। तो दिस इज हाउ टाइम इज रिलेटिव। टाइम एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, जो मुश्किल काम है, जो आपको समझ में आ गया। ह्यूम की बात कर लेते हैं सर। हाँ। ह्यूम बड़े इंटरेस्टिंग आदमी थे, फिलोसोफर थे। 1738 इस जमाने की बात कर रहे हैं जहां पर मतलब हमारे पूर्वज लकड़ी और पत्थरों से लड़ रहे होंगे। 1738 में तो सर हम आजादी भी नहीं मिली थी जी। उस समय। जो है वो पहले जो साइंटिस्ट लोग होते थे ना, वो फिलोसॉफी से ही निकलते थे, क्योंकि उनका बेस फिलोसॉफी वाला होता था। तो उन्होंने ये बोला कि भाई टाइम इज टाइड टू मोशन, नॉट एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। इंडिपेंडेंटली हम टाइम को नहीं देख सकते, वो मोशन के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। वो आज पता चलेगा, नहीं तो कल पता चलेगा, नहीं तो परसों पता चलेगा। और ये बात उनकी सही प्रूव हुई 1905 जब आइंस्टाइन आए। उन्होंने यहाँ से थोड़ी सी इंस्पिरेशन ली। वो थोड़े इनके भक्त टाइप थे, मतलब इनकी बातें उनके दिमाग में बैठ जाया करती थी। इंस्पायर्ड आइंस्टाइन टू रीथिंक स्पेस एंड टाइम।
जो सब लोग जो है न्यूटन ने को एक खुदा बना लिया था एक टाइम पे, क्योंकि आगे आने वाली, न्यूटन जब आए थे उनके आगे 100 साल तक ऐसा माना जाता था कि न्यूटन ने अगर कोई बात कह दी है तो वो पत्थर की लकीर है, उसके उससे ना इधर ना उधर, हमें न्यूटन की जो दिशा उन्होंने दिखाई है वही देखना है। आइंस्टाइन बड़े आदमी क्यों है? क्योंकि पहली बार उन्होंने स्पेस और टाइम को मिक्स करके एक थ्योरी दी, जिसने बोला कि मेरे यहाँ स्पेशल केसेस बनाने की जरूरत नहीं है, सब चीजें एक्सप्लेन करेगा सिर्फ ये मॉडल। एक बार मैं बोलना चाहूंगा सर कि जैसे कि इसमें आइंस्टाइन इनसे क्यों प्रभावित ज्यादा थे, क्योंकि एक एक इस ये क्रांतिकारी फिलोसोफर थे। व्हाई ही वाज अ क्रांतिकारी फिलोसोफर, रीजन क्या है? उससे पहले रैशनैलिटी को बहुत अहमियत दी जाती थी। हमें लगता था कि रैशनल चीजें हैं, रैशनल मतलब उनका हम हमें लगता था कि इसके कारण ये होगा, इसके कारण ये होगा, हम चीजों को समझने की कोशिश करते थे। इन्होंने, ह्यूम ने रैशनैलिटी को पूरी तरह से नकार दिया था। उसने कहा इससे बड़ा मैडनेस कुछ नहीं हो सकती कि तुम रैशनैलिटी की बात करो, क्योंकि ट्रू रैशनल नाम की कोई चीज नहीं होती है। रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट था, पर उन्होंने उन्होंने फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, उन्होंने बोला ट्रू रैशनैलिटी कुछ नहीं होती। मतलब आपने कहा कि अर्थ क्यों, जैसे कि रैशनैलिटी की, भाई ये पार्टिकल क्यों गिरा, आपने कहा अर्थ ने अट्रैक्ट किया, आपने कहा अर्थ ने अट्रैक्ट क्यों किया, खत्म रैशनैलिटी तुम्हारी। रैशनैलिटी का एक अंत है। तो उन्होंने कहा कि जितनी भी चीजें होती हैं सब तुम्हारे परसेप्शंस और फीलिंग्स के बेसिस पे होती है। तुम्हारी इमेजिनेशन, तुम्हारे परसेप्शंस, तुम्हारे फीलिंग्स के बेस पर होती है। तुम इनका सोचने का तरीका कुछ इस तरह का था। डेविड ह्यूम थोड़े फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा कि तुम एक मूवी देख रहे हो जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और तुम ऐसे सोचने का तरीका है। उन्होंने कहा कि मूवी देख रहे हो, तो परसेप्शन और फीलिंग को उन्होंने इसके साथ इनकॉर्पोरेट किया है, टाइम को। उन्होंने कहा तुम एक मूवी देख रहे हो जिसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, 3 घंटे कब बीत गए तुम्हें पता नहीं चला। 3 घंटे कब बीते, फिलोसॉफिकल पॉइंट, इसका साइंस से कोई लेना नहीं है, क्योंकि साइंस में हमारा ईगो मसाज होता है रैशनैलिटी से। पर रैशनैलिटी ये कहते थे कि मैडनेस है, रैशनैलिटी से बेकार चीज कुछ होती नहीं है। उनका कहना था कि सब कुछ फीलिंग और परसेप्शन से चलता है। तो इन्होंने कहा कि 3 घंटे मूवी देख रहे हो तो कितना बोलेगा, 3 घंटे कोई फिजिक्स के मास्टर जी आकर फिजिक्स का लेक्चर लें और बहुत जबरदस्ती मेहनत करवाएं, कठिन कठिन न्यूमेरिकल समझाएं, न्यूमेरिकल करवाएं, तो तुम्हारा जीवन, तुम हालत खराब हो जाएगी। 3 घंटे बीत नहीं रहे होंगे तुम्हारे, जैसे कि भैया 3 घंटे बीतेंगे कैसे, 3 घंटे खत्म नहीं हो पा रहे हमारे ये 3 घंटे। तो उनका ये कहना था कि ये सब कुछ जो है वो लोकली डिपेंडेंट है। ये बात को, ह्यूम की इस बात को, और यहां पर आइंस्टाइन में ये ताकत ह्यूम की वजह से आई, क्योंकि ह्यूम से पहले जितने फिलोसोफर्स थे, भाई आइंस्टाइन जो बात कहने वाले थे वो पूरी साइंस फ्रेटर्निटी के बिलीफ सिस्टम के एकदम अगेंस्ट जाने वाली। उसके लिए तुम्हें इंस्पिरेशन चाहिए होती है ना। व्हेन यू वांट टू कम अप विद पावर के साथ, आप जब मार्केट में आना चाहते हैं और आप कहना चाहते हैं कि तुम्हारे जितने भी बिलीफ सिस्टम है मैं उनके खिलाफ बोलना चाह रहा हूं। मैं आपको दूसरा रीजन बता रहा हूं कि व्हाई आइंस्टाइन लव्ड डेविड ह्यूम। द रीजन कि द पर्सन कम विद अ थॉट process which was against everything, and that's what Einstein was trying at that time. That's why आइंस्टाइन की जो कहानी है वो आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बताइए क्या सर? तो सर 19th सेंचुरी में जाकर बत्ती जली, बत्ती जली मतलब लाइट के बारे में डिस्कशन चालू हो गए थे उस टाइम तक। न्यूटन ने जो कहा था, न्यूटन ने कहा था कि भाई, न्यूटन की एक कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी। न्यूटन बोलते थे कि जो लाइट है ना वो पार्टिकल है, और पार्टिकल, उन्होंने पूरा उसके आगे बैकग्राउंड बनाया था कि भाई ईथर नाम की एक है जिसके अंदर लाइट ट्रेवल करती है। मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़े, साइंटिस्ट बिलीव लाइट ट्रेवल्स थ्रू एन इनविजिबल मीडियम विच इज कॉल्ड ईथर। और मॉर्ले एक्सपेरिमेंट था जिसने बताया 1887 में कि ईथर नाम की कोई चीज नहीं होती, नो ईथर फाउंड, कहीं ईथर का कोई जो है प्रमाण हम साबित नहीं कर पाए। ठीक है, मैं इस चीज को सर इसमें इस पे थोड़ा सा ऐड ऑन करता हूँ। हाँ। ये ईथर की मेन कल्पना कहां से आई मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे 1887 में इन्होंने ये काम किया था, उससे पहले, उससे लगभग 12 साल पहले 1875 में मैक्सवेल ने मैथमेटिकली, मैक्सवेल ने जो था गॉस लॉ, एम्पियर्स लॉ और फेराडेज लॉ, गॉस लॉ, एम्पियर्स लॉ, फेराडेज लॉ, ये 3 लॉ हमारे पास ऑलरेडी थे। गॉस लॉ, एम्पियर्स लॉ और फेराडे लॉ। गॉस लॉ, एम्पियर्स लॉ, फेराडे लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म को समझाने के लिए कुछ फंडामेंटल लॉज हैं।
उन गॉस लॉ, एम्पियर्स लॉ और फैराडेज लॉ को क्लब इन करके उन्होंने एक इक्वेशन जनरेट की। वो इक्वेशन जो थी, अब मैं उस घुसूंगा नहीं, मैं लिख सकता हूं, आई नो दैट इक्वेशन। वो चार मेन फंडामेंटल इक्वेशन जो इनकी थी, गॉस की, एम्पियर की, फैराडे की थी, उसमें मैक्सवेल ने थोड़ा संशोधन किया और इसलिए वो मैक्सवेल फैराडे इक्वेशंस भी कहला दी जाती हैं। तो इस चार इक्वेशंस जो उन्होंने फंडामेंटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दिखाती थी, उन चार इक्वेशन की मदद से जब उनको इंटरमिंगल करके एनालाइज करके सॉल्व किया तो उन्होंने एक नई इक्वेशन बनाई। वो जो नई इक्वेशन थी वो बिल्कुल मैच करती थी उस इक्वेशन से जैसी हमने पहले मैकेनिकल वेव के लिए बनाई थी, साउंड के लिए, वेव ऑन स्ट्रिंग के लिए, वाटर रिपल के लिए, बिल्कुल डिट्टो वैसी ही इक्वेशन बनाई। तो पूरा साइंस जगत सोचने लगा कि लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह भी जो है परसीव कर सकते हैं। तो वो उसने एकदम स्टैब्लिश कर दिया सर कि लाइट जो है उसका कैरेक्टर जो है वेव है। और वो जो मैकेनिकल वेव की इक्वेशन होती है ना बेटा, उसमें एक जगह स्पीड ऑफ वेव की वैल्यू आती है। तो जहां पर स्पीड ऑफ वेव की वैल्यू आई थी, वहां पर ये जो वैल्यू आई थी वो 1/√μ0 करके टर्म आया, जिसकी वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट से एग्जैक्टली मैच करती थी। तो इन्होंने कहा कि अब तो सब कुछ प्रूव हो गया है। 1875 में जैसे ही ये बात आई कि ये सब कुछ प्रूव हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट इतनी है, ये आ गया सब कुछ प्रूव। अब एक इसमें कंफ्यूजन क्या हो, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है सर। जैसे ही आ गया कि स्पेस लाइट की स्पीड इतनी है, अब जब वो चार इक्वेशन एनालाइज की जा रही थी, वो चार इक्वेशन एनालाइज की गई बिना ऑब्जर्वर डिफाइन किए। अच्छा, फ्लॉ रह गया वहां, तो बिना ऑब्जर्वर डिफाइन किए। और नहीं, फ्लॉ तो नहीं गॉस, क्योंकि उससे पहले हमें ये पता था कि ये लॉज है, ये लॉज है, ये लॉज है। जो फंडामेंटल फोर्सेस के लॉ है वो ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट है, फंडामेंटल फोर्स फ्रेम इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। तो ऑब्जर्वर के बिना डिफाइन की गई। तो ऑब्जर्वर के बिना जब डिफाइन की गई तो स्पीड ऑफ लाइट आ गई। तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट भी ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट है। स्पीड ऑफ लाइट ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट है, पर ये हमारे दिमाग में उतरने को तैयार नहीं था कि स्पीड ऑफ लाइट ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट कैसे हो सकती है। भाई किसी भी चीज की स्पीड तो डिपेंड करेगी, कोई चल रहा है, मैं चलूंगा तो धीरे हो जाएगी, तेज होगा तो, रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट हमारे पास था। तो इस बात से उन लोगों ने कहा उस जमाने में कि ये जो स्पीड निकली है ये यूनिवर्स में छुपे हुए एक ऐसे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकली है जो एब्सोल्यूट मीडियम है। तो उस मीडियम को इन्होंने ईथर कहा। उस मीडियम को ईथर कहा। अब ईथर के एग्जिस्टेंस के लिए कई सारे, जैसे ऐसा नहीं है कि कहानियां चलती रहती, ईथर का कोई एग्जिस्टेंस, हाइपोथेसिस देते हैं, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट बनाते हैं, फिर चेक करते हैं कि है भी कि नहीं ईथर। हाँ, तो मल्टीपल एक्सपेरिमेंट डिवाइस किए गए पर ईथर का नामो निशान नहीं मिला और इसने स्टेज जो है सेट किया। अब ये लाइन लिखी कि सेट द स्टेज फॉर आइंस्टाइन वर्क। क्यों किया? जब ईथर का एग्जिस्टेंस मिला नहीं तो ये स्पीड ऑफ लाइट किसके रिस्पेक्ट में है? किसके रिस्पेक्ट? अगर ये मैथमेटिक्स सही है तो ये स्पीड ऑफ लाइट ऑब्जर्वर से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आइंस्टाइन ने इस बात को उठाया, उसका बाद उन्होंने परम सत्य जो उनके जीवन का बोला, उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने खुद कुछ किया था, उन्होंने इसने और मैक्सवेल और मोरले के कामों के बेस पे उन्होंने कहा इससे ये तभी सही हो सकता है जब स्पीड ऑफ लाइट हर ऑब्जर्वर के लिए सेम हो। क्योंकि जब तुमने ऑब्जर्वर बताया नहीं है, जब तुमने बताया नहीं कि किसके लिए सही है, और तुमने बाद में कहा कि ईथर के लिए सही है, ईथर का एग्जिस्टेंस नहीं मिला, इसका मतलब है कि तुम्हारे फंडामेंटल लॉज जो कह रहे थे वो तो हर ऑब्जर्वर के लिए सही थे, तो उससे निकलने वाला जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी हर ऑब्जर्वर के लिए सही होनी चाहिए, तो हर ऑब्जर्वर के लिए सही है। तो उन्होंने इस बात को सोच के कहा कि स्पीड ऑफ लाइट जो है ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट है। ये परम सत्य उन्होंने बोला। इसका मतलब है इसमें रिलेटिव मोशन के फंडे नहीं लगते। क्या है ये बात? दिमाग आपका, एक मिनट से मैं एक पेज पीछे देखो, से आइंस्टाइन की आए हैं तो यहां इन्होंने क्या कहा, आइंस्टाइन ने क्या कहा कि अगर तुम c/2 से इधर जा रहे हो और एक फोटोन है जो लाइट है जो c से इधर जा रहा है, तो तुम्हारे हिसाब से ये फोटोन, ये मेरे हिसाब से था, ये मैं खड़ा हूं और ये हूं मैं, आई, ये है समता जैन, ये जो जा रही थी स्पेस क्राफ्ट में बैठी हुई c/2 से जा रही थी।
मेरे हिसाब से मैंने क्या बोला कि समता जैन जो जा रही है वो c/2 से जा रही है, फोटोन जा रहा है c से। अब समता जैन से पूछा जाए कि क्या हुआ, तो समता जैन ने क्या कहा कि सर ये फोटोन समता जैन के हिसाब से भी सी से ही जा रहा है, ये फोटोन जो है वो सी से ही जा रहा है। जब समता जैन के हिसाब से ये फोटोन अगर सी से जा रहा है सर, तो ये बात फिक्स्ड स्पेस की वाट लगाने वाला है, क्योंकि अगर मेरे हिसाब से ये अगर फिक्स्ड स्पेस है तो x बराबर 0 पे ये खड़े थे, तो एक सेकंड बाद ये x बराबर c/2 पर होगा, बिल्कुल ये एक सेकंड बाद x बराबर c पर होगा। तो मेरे हिसाब से अगर डिफरेंशियल फिक्स्ड है तो इसके हिसाब से ये c/2 पे होना चाहिए था, बिल्कुल। लेकिन इसके हिसाब से ये c पर है, इसका मतलब इसके हिसाब से ये डिस्टेंस ही c है, ये डिस्टेंस इसी को कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है बच्चों जब भी कोई ऐसे फ्रेम में आप बैठ के देखोगे जहां स्पीड ऑफ लाइट के आसपास चल रही है। हाँ, मतलब एक्चुअली हम किसी भी स्पीड से चले, बट आप उसको फील तब कर पाओगे, इसको एक्सपीरियंस कर पाओगे, उसकी वैल्यूज हमारे दिमाग में घुसेंगी तब जब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हमारे आसपास स्पीड है। देखो बेटा, एक चीज मैं बता देता हूं, एक बच्चा बोल रहा है समझ नहीं आ रहा है। आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि एक कार में जो है मैं जा रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, मेरे साइड से एक दूसरी कार मुझे ओवरटेक की मान लो 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। 3 आदमी है, एक आदमी ए यहां बैठा हुआ है, ये 20 जा रहा है, और एक आदमी यहां फुटपाथ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। मैं इस आदमी से पूछूंगा जो ग्राउंड फ्रेम के अंदर है, मैं पूछूंगा कि भाई तुझे ए कितनी से जाता हुआ दिख रहा है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है, अभी के लिए। तो वो बोलेगा ये 10 से जा रहा है, उसको ओवरटेक करती है गाड़ी 20 से जा रही है, यही बोलेगा, ठीक है। 10 वाले से पूछूंगा कि भाई तुझे कितनी तेजी से गाड़ी आगे तक जाती हुई दिख रही है, तो ये आदमी बोलेगा कि मुझे बी 10 मीटर पर सेकंड से आगे जाती हुई दिख रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 10 से तो भाई ये भी आगे जा रहा है ना, तो बी वाली गाड़ी 20 से जा रही है, पर एक सेकंड में ये 10 आगे बढ़ता है, तो एक सेकंड में ये 20 आगे बढ़ती है। 10 तो ये भी आगे बढ़ा, तो इसके रिस्पेक्ट में ये 10 ही आगे बढ़ा। मगर ये काम जो है न्यूटोनियन फिजिक्स का आइंस्टाइन के चश्मे से नहीं होता नजर आता, जब इन कार्स की स्पीड अगर मैं क्लोज टू सी ले जाऊं। सर ने क्या कहा यहां पर? सर ने कहा समझने की कोशिश करना कि ये इसके हिसाब से, न्यूटोनियन फिजिक्स के हिसाब से हम बोलते कि ये फोटोन c/2 से जाना चाहिए था, क्योंकि ये समता जो है जो रॉकेट में बैठ के भाग रही है c/2 से, तो उसके हिसाब से न्यूटन का चश्मा लगा दे तो ये c/2 से जाना चाहिए था। मगर आइंस्टाइन कहते थे भाई तुम कहीं बैठ जाओ फर्क नहीं पड़ता, ये सी से ही जाता हुआ दिखेगा। यही बात को समझने के लिए पूरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है हमने गढ़ी गई, और सर ने ये बोला कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो गया। इसका मतलब क्या है कि भाई इसको जो समता है उसको जितना डिस्टेंस वो चली है वो वही सी नजर आएगा कि ये एक सेकंड में सी ही भागा है। उसके लिए लेंथ के मायने अलग हैं। बताएं सर। हाँ सर, तो यहां पर क्या है की प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल और रिलेटिविटी के? तो की प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी है दो चीजें, कि आइंस्टाइन ने दो चीजों पे पहले बोला कि दो चीजों की बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कर ली जाए। बहुत सरल भाषा में मैं लिख कर लाया हूं, लॉज ऑफ फिजिक्स आर कांस्टेंट फॉर ऑल नॉन एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर्स। पहली बात उसने कह दी कि अगर आप नॉन एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर्स हैं तो लॉज ऑफ फिजिक्स आपके लिए कैसे होंगे? वो कांस्टेंट होंगे। ये बहुत पहला उसने एक जो है हमारे सामने धारणा रख दी कि भाई देखो ऐसा है, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम को एक साइड में करो, सारे फिजिक्स के लॉज जो है वो कांस्टेंट होंगे इस फ्रेम के अंदर। दूसरी बात उन्होंने कही कि स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज द सेम रिगार्डलेस ऑफ मोशन। आप कहीं पर भी बैठ कर देख लो, किसी भी फ्रेम में बैठकर देख लो, स्पीड ऑफ लाइट तो उतनी ही रहती है। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट किसी भी फ्रेम में बैठकर देखने को उतनी ही रहती तो फिर बेसिकली हम बैलेंस कैसे करते कि भाई साहब टाइम और लेंथ के मायने चेंज हो जाते हैं। टाइम और लेंथ के मायने से लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की सर ने बात कही थी, तो मैं उसके लिए एक इलस्ट्रेशन सा आपको बना के दिखाता हूं। जैसे एक समता है वो यहां खड़ी हुई है अभी, ठीक है, और जो है एक ट्रोली है जहां मान लीजिए एनएमएस सर है यहाँ पे, उनके सामने उनके साथ में दो 1 मीटर के डंडे ऐसे पड़े हुए, ये 1 मीटर का, ये भी 1 मीटर का,
ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये भाई साहब वेलोसिटी क्लोज टू सी से आगे जा रही है ये गाड़ी, ठीक है। मैंने सर से पूछा सर इसकी लेंथ कितनी है, तो सर ने बोला कि 1 मीटर है, 1 मीटर है। इस डंडे की लेंथ कितनी, कि सर ने कहा ये भी सिर्फ 1 मीटर है, 1 मीटर है। अब होगा क्या कि क्योंकि ये डायरेक्शन है, समझने की कोशिश करना, जब किसी ग्राउंड वाले आदमी से जैसे समता से हम अगर पूछेंगे तो उसको ये वाली लेंथ तो 1 मीटर दिखेगी, मगर जिस डायरेक्शन में आप जा रहे होते हो उसको ये 1 मीटर नहीं दिखेगी। उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए ये जो लेंथ है वो हो सकता है छोटी हो जाए और छोटी हो जाए और छोटी हो जाए, तो यहां लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये लेंथ क्योंकि इसकी वेलोसिटी कितनी है, सी के आसपास है, तो ये सिकुड़ी हुई नजर आएगी। अगर आप इस बॉल को देखोगे, अगर आप इसको भगाने लगोगे वी क्लोज टू सी से और पूछोगे किसी से, तो ये आपको ऐसी दिखाई देगी, और तेज कर दोगे ऐसी दिखाई देगी, और तेज, और बिल्कुल पकड़ जाएगी। तो ये जिस डायरेक्शन में आप भागते हो उसमें चीजें सिकुड़ जाती है, उस जगह पर देखने पर आपको ऐसा प्रतीत होता है। सर मैं इस चीज को एक बार ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि आपने, जैसे समता ने इस चीज को यहाँ पर देखने की कोशिश कर रही है, जब ये स्पीड से चल रहा है, इधर देखिएगा सर, ये जब इधर से ये समता यहाँ पर ये इस चीज को देखने की कोशिश कर रही है, ये चीज के पास इंफॉर्मेशन इस एंड की ए एंड मान लेते हैं, इसको बी एंड, ठीक है। तो इसके इस पूरी चीज की इंफॉर्मेशन जो आई है, बी एंड से लाइट यहाँ पे पहुंची है, ए एंड से लाइट यहाँ पे पहुंची है, ठीक है, ठीक है। तो बी एंड से जो लाइट पहुंची है यहाँ पर, यहाँ पे, या ए एंड पे जो लाइट पहुंची है, प्लीज ध्यान से, इसमें जो टाइम का डिफरेंस है, इससे हमारे दिमाग में लेंथ का फीलिंग आया। इससे जो टाइम, जो फंडामेंटल लेंथ की परिभाषा में घुस जाए तो ये टाइम के डिफरेंस से फीलिंग आया। जब ये चलने लगा तो बी से जब लाइट पहुंची वो तो पहुंची, ए वाली लाइट, ए जब यहां पर जब इसके पहुंचेगा, जब ये वाला, तो ए से मतलब जिस समय बी वाली लाइट पहुंच रही है और ए वाली थोड़ी देर बाद चल के इस पे पहुंची होगी, जो अगर एक ही समय पहुंच रही है तो समय का डिफरेंस मान लेते हैं, पर जब ये वाली लाइट यहां पर पहुंची होगी और ये जो डिफरेंस है, ए यहां पहुंच चुका होगा इस जगह, बिल्कुल थोड़ा सा मुश्किल है, पर ए यहां पहुंच चुका होगा इस जगह, और उससे फीलिंग आएगी इसको उसी फील की, तो उसको ए बी की लेंथ इतनी समझ में आ रही होगी, उसको ए बी की लेंथ इतनी समझ, तरीका है इस चीज को समझने का। बिल्कुल। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम रिगार्डलेस ऑफ द मोशन। फिर भाई स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, हमें सबको पता चला कि लाइट ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड एंड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मोटा मोटा आप कह सकते हो इन वैक्यूम। एक्चुअली तो 298 ऐसे कुछ नंबर है, मगर हम मोटा मोटा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड उसको मान सकते हैं। नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर, दिस इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट्स क्या होते हैं, जो यूनिवर्स में कहीं बदलते नहीं है। जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आप कहीं भी लगा सकते हो यूनिवर्स में जाके, ऐसा वो नहीं है कि यहीं लगेगा और यहां नहीं लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, पहली चीज आती है सर टाइम डायलेशन, मूविंग क्लॉक टिक स्लोअर। अगर आप किसी क्लॉक को, जैसे यहाँ पर एक घड़ी है, मैंने 2 घड़ी का कंपैरिजन दिखाया है कि एक यहाँ पर वो टिक टिक कर रही है, और अगर मैंने इसी क्लॉक को रखकर जो है फेंक दिया वेलोसिटी से विच इज क्लोज टू सी, तो भाई ये स्लो हो जाएगी। एग्जैक्टली सेम क्लॉक्स लूंगा मैं और इसको एक गाड़ी में बिठा दूंगा। हालांकि अब इन वाले थॉट एक्सपेरिमेंट में दिक्कत क्या आती है ना, कि इतनी अभी तक हम अचीव ही नहीं कर पाए, तो हम परसीव ही नहीं कर पाते, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से जिस दिन चला लेंगे हम चीजें, उस दिन दुनिया ही पलट जाएगी। मगर जब तक नहीं चला पा रहे हैं तो हम कम से कम इमेजिन तो करें फिजिक्स को। तो यहां पर जो है परसीव करना मुश्किल है, मगर आप समझ लो कि ये बात सत्य है कि जब आप ये भागेगी तो इसके अंदर आप देखोगे सेकंड का कांटा वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा कंपेयर टू जो यहां रखी हुई है। ये बिल्कुल सिंपल एनालॉजी है जो है समझने का इन चीजों को। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मूविंग ऑब्जेक्ट्स अपीयर शॉर्टर, जिसकी बात मैं अभी कर चुका था कि जिस डायरेक्शन में भागोगे ये शॉर्ट दिखेंगे, ये लेंथ कम होती चली जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। द फेमस इक्वेशन E = mc²। भाई ये इक्वेशन जो 2.5 इंच की इक्वेशन है, ये एक स्टार कैसे पैदा होता है, कैसे मरता है, ये सारी कहानियां अपने अंदर समेटे हुए, तो ये काफी ज्यादा बड़ी इक्वेशन है। इस पे मैं अगर 10 मिनट बात करूं या 2 घंटे बात करूं कम पड़ जाएगा। मैं चाहता हूं सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आप बताएं।
देखिए इक्वल टू MC स्क्वायर उन्होंने जो कहा, उन्होंने इस बात से हमें ये पता चलता है, पहले हमें लगता था मास एक अलग चीज है, एनर्जी इज समथिंग वी कैन फील, बट एनर्जी का कोई फिजिकल एविडेंस नहीं होता था। मास हमें लगता था कि हाँ जिसके पास स्पेस है, जगह घेरता है, वेट होता है, ये सारी बातें जो हम समझते थे अपनी ग्रेविटी, अपनी कॉमन सेंस के हिसाब से। आइंस्टाइन ने कहा कि एनर्जी और मास एक ही बात है, यानी मास का ही मास जो है वो एनर्जी का कंसंट्रेटेड फॉर्म समझ लीजिए। और ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको नहीं दिखाई देंगी, बट इफ यू गो एट द क्वांटम लेवल, यानी न्यूक्लियस के अंदर जाके अगर आप देख रहे होंगे, छोटे लेवल पे आप देख रहे होंगे, एटॉमिक लेवल पे आप देख रहे होंगे, जिसे आजकल क्वांटम लेवल कहा जाता है। एटॉमिक लेवल आज के डेट में क्वांटम लेवल है। क्वांटम लेवल पे जब देखा जाएगा तो क्वांटम लेवल पे आपको ये कन्वर्जन होते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वजह से आपको पता है कि एटम बम और ये सारी कहानियां दुनिया के, ओपेनहाइमर मूवी देख ली आपने, तो ये सारी कहानियां, जापान के बारे में पता है आपको, हिरोशिमा नागासाकी, और हमने पोखरण में किया था एटॉमिक अपना परीक्षण, ये जो मशरूम वाला फोटो जो सबने बनाया दिया है वो हमने देखा हुआ है। ये सारी कहानी इसी बात से ही आती है, E बराबर MC स्क्वायर। अब हमारे पास समय तो हो रहा है खत्म, तो हम मेन हमने जो आपको एक आइडिया देना था वो हमें आपको दे दिया कि क्या होती है स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और क्या होता है जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। और हमने जैसे कहा कि हमारे लिए भी ये 1 घंटा बहुत तेज बीतता है, क्योंकि हमारे पास कहने को भी बहुत कुछ है, हम इस पे और भी कहना चाहते हैं, पर समय बीत रहा है, तो हमें समय के हिसाब चलना पड़ेगा। और हमारे लिए आज की क्लास का जो समय था, सच में वो आधे घंटे से भी कम था, क्योंकि वी वर थिंकिंग with the speed of light, and it is true for you guys also, because you are also involved in it with a thought process which has a speed at least equal to speed of light. Bye, सभी को enjoy life if you find it enjoyable, otherwise make it bye.